जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में फिजिक्स में चैप्टर है आपका कैपेसिटर। याद आ गया? कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और टॉपिक है लास्ट आपका कि यदि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अभी कौन सी स्लैब डली थी लास्ट वीडियो में? आपकी एक कंडक्टिंग स्लैब डली थी। इस बार में क्या डालना है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद उसकी कैपेसिटेंस क्या फर्क पड़ेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूं। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जहां पर D क्या है? दो प्लेट के बीच की दूरी। ठीक है। A क्या है? प्लेट एरिया। यदि मैंने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसकी डाइलेक्ट्रिक से K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है ना। और यदि मैंने एक इसमें उसी के बीच में पूरे के बीच में एयर है और बीच में एक पतली सी पट्टी जिसकी थिकनेस T थी और कंडक्टिंग प्लेट डाल दी तो कैपेसिटेंस कितनी हो रही थी? C न्यू, नई कैपेसिटेंस बन रही थी C ओल्ड अपॉन 1 - D अपॉन T, जहां पर T क्या था? थिकनेस। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टिंग प्लेट नहीं डाल ली है, इस बार हमने क्या डाल ली है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। सब कुछ सम कंडीशन वही है, बस डाइलेक्ट्रिक क्या है आपको पता है? डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? थोड़ा सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। कंडक्टर में क्या होगा? कंडक्टर में चार्ज सीधा कहां पहुंचता है? बाउंड्री पे पहुंचता है। एक चार्ज यहां पर और एक चार्ज यहां पर, बाउंड्री पे पहुंचता है। बट डाइलेक्ट्रिक में चार्ज स्लाइडली शिफ्ट, बस इतना से शिफ्ट हुआ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन तो रही है लेकिन इतनी नहीं बन रही है कि बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद उसे कैंसिल आउट कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड बनी बट उतनी नहीं बनी। ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कुछ ना कुछ असर दिखाई, कौन सी? बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ई आउटसाइड और ई इनसाइड जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर बनी है वो इक्वल नहीं थी, तो उससे कुछ असर पड़ेगा। ठीक है ना। और उसको हम बात करने हैं इस वाले में कि उसका आपका क्या निकला, उसका एक्सप्रेशन क्या निकला। थिकनेस डालने पर उसकी थिकनेस जितनी है उसकी थिकनेस के हिसाब से नई कैपेसिटेंस क्या बनी वो हम इस वाले में पढ़ेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर याद आ गया? यानी कि दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल, दो प्लेट है आपकी, एक प्लेट जे और एक प्लेट जे, एक दूसरे के पैरेलल, एक पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट आपकी नेगेटिव चार्ज हो गई। इन दोनों का प्लेट एरिया, यदि हम प्लेट एरिया की बात करें तो प्लेट एरिया कितना? प्लेट एरिया इक्वल टू कैपिटल ए। प्लेट एरिया दोनों का कितना? कैपिटल ए। इन दोनों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक स्मॉल डी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी, हमें डिग्री मालूम पड़ गई। अब क्या करें सर? अब इसके बीच में एयर है लेकिन एयर के बीच में एक टी थिकनेस की क्या बनी हुई है? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी हुई है। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी हुई है जिसकी थिकनेस कितनी है? टी है। ये टी थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। अब क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये बना बाहर वाला, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा और इसका हम नाम क्या देते हैं? ई आउटसाइड। एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना ये वाला और इसका नाम था ई आउटसाइड। जो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डन। अब क्या होगा? अब
जो डाइलेक्ट्रिक जिसकी थिकनेस टी थी उसमें भी क्या होगा, चार्ज स्लाइडली शिफ्ट होंगे, यानी कि नेगेटिव यहाँ आएगा और पॉजिटिव यहाँ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, बाउंड्री पे नहीं आए, देखो खुद देखो बाउंड्री पे नहीं आए, बस स्लाइडली शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं डाइलेक्ट्रिक चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या फिर आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक यदि पोलर हुआ और नॉन पोलर हुआ तो उनमें क्या होगा, चार्ज का स्लाइडली शिफ्टिंग होगी। अब शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव टू टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ठीक है, क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम बोल दे रहे हैं ई आई। डायरेक्शन आपको दिख रहा है ई आई का, ठीक है। बट अभी यहां पर जो ई आई आप देख रहे हैं वो उसकी वैल्यू ई आउटसाइड के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ इसका ई आउटसाइड का कुछ ना कुछ इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा होगा। यदि हम बात करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बन रही है इन डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बन रही है, ई ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से बन रही है। किसकी वजह से बन रही है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपने आप पोलर डाइलेक्ट्रिक हो रहा है, ई पोलराइजेशन की वजह से बन रही है। ठीक है ना। यदि मैं ई नेट की बात करूं कि डाइलेक्ट्रिक इस टी थिकनेस में जो नेट ई है, ई नेट कहां पर, टी थिकनेस में, तो वो कितनी होगी, ई आउटसाइड माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन। किस जगह की बात करा जा रहा हूं मैं कह रहा हूं टी डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात हो रही है जी, इस बारे डाइलेक्ट्रिक के अंदर की बात। ठीक है। यदि आपसे कही जाए कि B की वैल्यू कितनी होगी, P मींस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पोटेंशियल पता है सर, V इक्वल टू हमें पता है, V इक्वल टू आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि V इक्वल टू होता क्या है। यदि यह पता है, एक चीज आपको मैं बता चुका हूं, E इक्वल टू dV ओवर dr। यहां से V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू आर, दिख रहा है। तो यहां से V इक्वल टू होगा E आउटसाइड, कितना बेटा, E आउटसाइड कितने एरिया में वर्क कर रहा है सर, E आउटसाइड काम कर रहा है D माइनस टी, जी आपका पूरा D है, इसमें T निकाल दीजिए, प्लस इसमें भी तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है बट उसकी वैल्यू 0 नहीं है, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है ना। तो प्लस कौन सा, E ड्यू टू पोलराइजेशन माइनस, यानी कि E नेट, इस वाली बात कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी E आउटसाइड अपॉन K, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जहां पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस कितने में काम कर रहा है, इसमें T का डी ई इंटू वी इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी आर, कितने में काम कर रहा है, कितना एरिया, कितने दूरी पे काम कर रहा है, वो T दूरी पे काम कर रहा है। ठीक है ना। ये आपका V निकल के आ गया, बात समझ में आ गई। यदि इसमें से हम E नॉट कॉमन ले लें तो हमारे पास V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी, एक सिंपल ब्रैकेट, प्लस T अपॉन K, जहां पर K क्या है, K जा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसका, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रखी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमें पास क्या मिला, V इक्वल टू डी माइनस टी प्लस T अपॉन K, डन। अब अभी तक आप जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, हम निकालते हैं और फिर V की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है ना। तो हम वही करेंगे इसमें भी। ठीक है।
अब आपको पता है इस ई की वैल्यू, जिस ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा v इक्वल टू कितना कर दें हम, आपको पता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, इसको हटा ही देते हैं क्योंकि आपको रफ कंफ्यूजन होगा, ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ब्रैकेट 1, और यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें से कुछ और भी समझना है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन E, चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। हमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कितना होगा, V इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। डन, इतना समझ में आ गया आपके। अब देखो बेटा इसी इक्वेशन नंबर यदि मैं 1 बना लूं, जो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई, 1 बन गई। अब इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, हम अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो अभी तक हमें पता है, हम कुछ जानते हैं, हम जानते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन Q इक्वल टू सी बी, फिर आपको वही लेके आता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। Q इक्वल टू सी वी, यहाँ से C इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन V। तो हमें C किसकी निकालनी है, इसके लिए निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो बेटा C फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ V। हम V की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। देखिए अब जैसे ही V की वैल्यू पुट करेंगे कुछ ना कुछ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, C इक्वल टू Q चार्ज हो गया अपॉन, ये चार्ज की वैल्यू हो गई। अब जो V की वैल्यू की पूरी पुट करिए, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है क्या किया, ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे हम ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q से Q कट गया और ये पूरा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इतना समझ में आ गई आपके। अब इसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना है, कुछ कॉमन लेना है, ठीक है ना। यदि इन दोनों क्वांटिटी में से मैं स्मॉल टी कॉमन ले लूँ, किन दोनों में से, इन दोनों में से, मैं देखिए किन दोनों में से, यदि मैं कहूँ कि इन दोनों में से मैं स्मॉल टी कॉमन लूँ तो क्या बचेगा। देखो बेटा स्मॉल टी कॉमन लेते ही हमें क्या मिलेगा, देखना जैसे हम स्मॉल टी कॉमन लेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर देखना बेटा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है ना। अब जैसे ही माइनस का स्मॉल टी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा, ठीक है ना। और देखो माइनस को कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस के 1 अपॉन के, क्या भी आएगा क्योंकि माइनस का माइनस साइन, क्योंकि माइनस का टी कॉमन लिया तो माइनस के 1 अपॉन के बचा। डन। अब अपने पास ए वैल्यू निकल आई। अब देखो बेटा यदि इन दोनों एक क्वांटिटी जे, हमारे पास कितनी क्वांटिटी, एक साइड कैसी क्वांटिटी बची है हमारे पास 2 क्वांटिटी बची, एक तो जे वाली दिख रही है और एक पूरी इंटायर। इन दोनों में से यदि मैं कुछ और भी कॉमन लेना चाहूँ, जैसे कि मैं डी कॉमन लेना चाहूँ, क्या लेना चाहूँ, डी कॉमन लेना चाहूँ इन दोनों क्वांटिटी से, देखो आप रेड दिख रही ना, तो डी कॉमन है तो क्या बचेगा, आप खुद देखिए। ए एप्सिलॉन नॉट बचाइए अपने पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यदि मैंने डी कॉमन ले लिया तो बिग ब्रैकेट 1 माइनस टी अपॉन डी, और एक छोटा सा ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, और दोनों ब्रैकेट 1
बात समझ में आ गई? क्या किया, इसके बाहर निकल आया, उसमें डी नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, अपॉन में डी आ जाएगा, और ये तो पुराना पैकेट अपने पास है ही, पुराना वाला। ठीक है। अब यदि आप जानते हो, यदि हमारे पास केवल एयर था, डाइलेक्ट्रिक नहीं थी, व्हेन ओनली एयर, व्हेन ओनली एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, यदि प्लेट के बीच में ओनली एयर है तो क्या होगा, तब सी कितनी होगी, मैं उसे सी ओ से दिखा रहा हूं, वो कितनी होगी बेटा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब देखो आप, क्या जी आपको ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी दिख रहा है ना, तो इसके पे हम क्या लगा सकते हैं, सी एयर। ठीक है ना, तो अब आपके पास नई क्या बनी, इसको मैं सी एयर लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, सी एयर। तो अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनी, जो नई फॉर्मेशन आई, सी डैश यानी कि सी न्यू, कब, जब डाइलेक्ट्रिक रख दिया हो। तो क्या बना, सी न्यू इक्वल टू सी एयर अपॉन, ब्रैकेट में पूरा ब्रैकेट यानी कि 1 माइनस टी अपॉन डी, ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के, बस यही आपका डेरिवेशन है इसका। बात समझ में आ गई? मैं एक बार और समझाता हूँ जल्दी जल्दी, फिर आपका समझ में आ जाएगा कैसे। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक रखी हुई है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। कौन सी स्लैब है, ये आपकी कौन सी स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की आप पढ़ चुके हो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है, दो तरह की होती है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर। दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर क्या कर देते हैं, चार्ज का सेपरेशन कर देते हैं। तो उन्होंने चार्ज का सेपरेशन किया, स्लाइडली शिफ्ट किया। डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली इंसुलेटर, डायरेक्टली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो उन्होंने छोटा सा, देखो बाउंड्री पे नहीं आए चार्ज, थोड़ा शिफ्टिंग हुई है। तो इन डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नेट कितना होगा, ई आउटसाइड माइनस ई पी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू होगी कितनी होगी, ई आउटसाइड अपॉन के, इतनी होगी। कितनी होगी, ई आउटसाइड अपॉन के। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है E इंटू डी आर, E इंटू डी आर प्लस E अपॉन के इंटू टी। ठीक है ना। अब आते हैं V इक्वल टू E ब्रैकेट में डी माइनस टी अपॉन टी अपॉन के। जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी किसकी, देखो इन दोनों में से E कॉमन ले लिया, बस ये वैल्यू निकल आई। अब V इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या हुआ, इस एफ ई की जगह पर, ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया। सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए रख दिया, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है ही, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है ना, सिंपल वैल्यू। अब इस v की वैल्यू हम क्या करेंगे, अब पता है q इक्वल टू सी वी, तो c इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है ना, तो q अपॉन v किया, तो q की जगह पे q आ गया, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कहां से आया, ये पूरी v की वैल्यू पुट करिए, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और t अपॉन k। ठीक है ना, q से q काट दिया आपने, जब काट दिया तो क्या बचा, जे ऊपर चला जाएगा। रूल तो ये कहता है जे कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना, तो जे ऊपर की तरफ गया तो ए एप्सिलॉन नॉट। इनमें से हमने इन दोनों क्वांटिटियों में से केवल इन दो से, लास्ट टू से, ठीक है ना, टी कॉमन ले लिया। अब जैसे ही टी कॉमन ले लिया तो क्या चाह 1, देखो टी लेंगे तो यहाँ पे कितना 1 है, और देखो जब माइनस का टी कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा, तभी माइनस माइनस प्लस होने चाहिए थे, तो माइनस किया 1 अपॉन टी। ठीक है, यहां से देखिए बेटा, इन दोनों अब दो टाइप की क्वांटिटी बच गई, इन दोनों क्वांटिटी से हमने डी कॉमन ले लिया, तो डी कॉमन लेते ही हमारे पास ये बचा। और जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जब एयर हो तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी होता ही होता है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके यहाँ पे हम इस जो रेड दिख रहा है, इसके पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी एयर, कैपेसिटेंस इन एयर, और नीचे आपका सेम वैल्यू आ गई। दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। बेटा इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है, एकदम लास्ट चैप्टर का पॉइंट था। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और मैं बता देता हूं कि क्या आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यदि आपको चाहो तो 1 मिनट का फॉर्मूला होगा, तो 1 मिनट के फॉर्मूले में मैं आपको एक फॉर्मूला ला रहा हूं, डेरिवेट नहीं करना है, वो सिलेबस में है भी नहीं। तो फिर क्या है सर, देखो समझा देता हूं। पहले तो क्या है वो देखो बेटा, क्या हुआ कि एक कैपेसिटर आपने चार्ज करके लाए, एक कैपेसिटर आप चार्ज करके लाए, एक कैपेसिटर अभी चार्ज करके लाए,
एक आपके पास एक कैपेसिटर है जी, आपके पास कैपेसिटर फुल चार्ज है, इसके बाद आपने एक कैपेसिटर और जोड़ दिया, एक चार्ज कैपेसिटर के साथ में एक कैपेसिटर जोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। यदि इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2 है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो फिर एनर्जी लॉस इन combination of this कैपेसिटर, इस कैपेसिटर में एनर्जी लॉस कितनी होगी। तो एनर्जी लॉस जब आपका कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन होगा, आपका कॉम्पिटिटिव में आता है, इंपोर्टेंट है आपका, और कॉम्पिटिटिव में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एनर्जी लॉस के लिए आपका फॉर्मूला होगा एनर्जी लॉस इक्वल टू 1/2 C1 C2, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस, इतनी एनर्जी लॉस होगा, और ब्रैकेट में क्या होगा V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका है, यदि दो कैपेसिटर इस तरह से एक चार्ज लगा के रख दिया हो, दूसरे कैपेसिटर को लगा दिया, एक चार्ज करके लाए थे, उसमें अनचार्ज कैपेसिटर ऐड कर दिया, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 C1 C2 V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर अपॉन C1 C2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तब तक के लिए आप क्या करें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद बच्चों।